हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के लिए मैंने ईएमआरएस के लिए जो कि 10 नंबर का आपसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपसे पूछा जाने वाला है, तो आपको डिटेल में इसको पढ़ना है और इसके लिए मैंने आपको 2 क्लासेस ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज जो आपकी क्लास रहने वाली है वो क्लास नंबर 3 रहेगी, जिसमें मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को यहाँ पर स्टार्टिंग से डिस्कस कर रही हूँ। तो इसमें आपको कुछ फैक्चुअल डाटा भी देखने को मिलेंगे और हाईलाइट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एनईपी 2020। ठीक है, उसके बाद हम और डिटेल में चीजें करेंगे, तो 2 से 3 क्लास आपकी और यहाँ पर रहेगी जो कि मैं जल्दी ही करा दूंगी। तो क्लास 3 रहेगी, डे 3 रहेगा एनईपी 2020 का। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एनईपी 2020 की जो पॉलिसी है उसकी स्टार्टिंग के बारे में, भाई उसका जो फॉर्मेशन है वो किन कमेटी से यहाँ पर शुरू हुआ। अभी तक तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, वो क्यों फेल हुई। उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया 1986 वाला, एंड देन बाद में जब उसमें संशोधन हुआ उसको मॉडिफाई करके उसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन का नाम यहाँ पर दिया गया। आप जब बात करते हैं एनईपी 2020 के बारे में, तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि एक कमेटी है सुब्रमण्यम कमेटी, जिसका फॉर्मेशन 2015 के अंदर जो है किया गया था, 2015 के अंदर इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए। ठीक है, इसका जो रिकमेंडेशन है, इसका जो ड्राफ्ट है उसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले जो कमेटी बनी थी वो बनी थी सुब्रमण्यम कमेटी। ठीक है, हालांकि हम नाम इनका याद रखते हैं बट मैं यहाँ पर आपको डिटेल से करा रही हूँ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए सबसे पहले जो कमेटी बनी थी एनईपी 2020 के लिए वो कौन सी बनी थी। सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी 2015 में। अपनी जो रिपोर्ट इस कमेटी ने सबमिट कर दी थी वो 2016 के अंदर सबमिट कर दी थी। और जो कुछ रिकमेंडेशंस, कुछ सिफारिशें जो इस कमेटी के द्वारा की गई, जिनको बाद में अप्रूवल नहीं मिला, तो वो क्या थी कि जो आपका जीडीपी है, टोटल जीडीपी है, उसका 6% किस पर खर्च होना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर खर्च होना चाहिए। और एनईपी 2020 भी इसके बारे में बात करती है कि शिक्षा पर जो टोटल जीडीपी है उसका 6% यहाँ पर खर्च होना चाहिए। टेट को मैंडेटरी बनाने की जो रिकमेंडेशन है वो भी इस समिति के द्वारा दी गई थी, इस कमेटी के द्वारा दी गई थी कि जो टीचर्स के लिए एलिजिबिलिटी होता है ना, टेट एग्जाम्स जो होती है, किसी भी स्टेट का भी होता है, सेंट्रल लेवल पर हमारा जो सी टेट होता है उसको मैंडेटरी करने की बात की गई। नो डिटेंशन फेल पॉलिसी को इन्होंने कहीं ना कहीं माना है कि आप जो है 5वीं कक्षा तक, 5th क्लास तक आप बच्चे को फेल नहीं कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने कहा एक ना ऑटोनोमस बॉडी यहाँ पर बननी चाहिए है, एक स्वायत्त निकाय यहाँ पर बनना चाहिए है। किस चीज के लिए? जो कि गवर्नमेंट टीचर्स के सिलेक्शन के लिए सारी चीजें खुद से करे, किसी के भी अंडर कंट्रोल में ना रहे ये बॉडी। ये जो ऑटोनोमस बॉडी है वो खुद से करे सारी चीजों को, और तब जाकर के सिलेक्शन हो टीचर्स का। इसके अलावा इन्होंने एक चीज और कही थी कि जो ये जो वाइस चांसलर्स होते हैं यूनिवर्सिटी के, जो कुलपति होते हैं, जिनका सिलेक्शन जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेशर के अंडर होता है, तो ये सारी चीजें भी बैन होनी चाहिए है, इनको भी अलग तरीके से अपॉइंट किया जाना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी भी वीसी को इलेक्ट करते टाइम। ये कुछ रिकमेंडेशंस थी जो कि इस कमेटी के द्वारा दी गई, जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया। गवर्नमेंट को ये समझ में नहीं आया, जो इनिशियल रिपोर्ट्स इस कमेटी के द्वारा दी गई उसको गवर्नमेंट ने नहीं माना। ठीक है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए इन्होंने दूसरी कमेटी का गठन किया जो कि थी डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। और ये कमेटी का नाम भी क्या रहेगा? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी। आप ओनली कस्तूरीरंगन से नाम जो है ध्यान में रख लेना। ये जो है इसरो के पूर्व चीफ भी रहे हैं। ठीक है, इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी को नाम पता भी होगा, तो इसरो के पूर्व चीफ भी रहे हैं। और कस्तूरीरंगन कमेटी, इसी कमेटी की सिफारिश पर आपकी एनईपी 2020 हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। अब ये जो कमेटी है वो कब फॉर्म हुई थी? तो 2017 के अंदर इस कमेटी को यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, रिपोर्ट कब सबमिट कर दी गई थी इनके द्वारा? तो 31 मई 2019 को जो है इनके द्वारा अपनी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर सबमिट कर दी गई थी। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है इसको फाइनल अप्रूवल मिलने से पहले इसको पब्लिक में भी जो है रिलीज किया गया था। पब्लिक की तरफ से भी यहाँ पर करीब करीब 2 से 2.5 लाख सजेशंस यहाँ पर इनको मिले थे, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो रिपोर्ट सबमिट इन्होंने कब करी? 31 मई 2019 को। और इस कमेटी को फॉर्म किसके द्वारा किया गया था भाई? एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको अभी चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है एनईपी 2020 के अंतर्गत। ठीक है, तो उस टाइम पर एमएचआरडी ने इस कमेटी का यहाँ पर फॉर्मेशन किया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 31 मई 2019 को, और इस कमेटी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव कर लिया गया 29 जुलाई 2020 को।
ठीक है। और जब इसको अप्रूव 2020 में कर लिया गया तो इसको यहां पर बोला गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है। ये जो पॉलिसी है, ये जो पॉलिसी है फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है भाई। ठीक है। 21st सेंचुरी की, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। और तीसरी है, थर्ड पॉलिसी है आजाद भारत की, इंडिपेंडेंट इंडिया की। ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया की थर्ड नंबर की पॉलिसी है। और अगर आपसे पूछा जाए 21वीं सदी की तो ये पहली पॉलिसी है। ये जो पॉलिसी है वो रिप्लेस करती है, किसको रिप्लेस करती है? 34 साल पुरानी जो 1986 वाली एनपी है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इसको रिप्लेस करने का काम करती है। ठीक है। 34 साल पहले आपकी 1986 वाली पॉलिसी आई थी और 34 साल के बाद आपकी 2020 आती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसको रिप्लेस करती है तो 1986 वाली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को रिप्लेस करती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये फैक्चुअल डाटा है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं हाइलाइट्स। अब यहां से हम अपनी एनईपी 2020 को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम हाइलाइट्स देखेंगे कि इस पूरी, आप पेज अगर देखोगे गवर्नमेंट की साइट पर जो है बहुत सारे पेजेस है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको ये चीजें करा रही हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके हाइलाइट्स देखेंगे, क्या क्या इस चीज में डिस्कशन किया गया, बाद में हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज तो हम हर पॉलिसी में कर रहे हैं भाई, यूनिवर्सलाइजेशन, सार्वभौमिकरण, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। शिक्षा जो है वो हर बच्चे का अधिकार है। क्या है? हर बच्चे का राइट है, हर बच्चे का अधिकार है। और एनईपी 2020 से पहले आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी आ चुका है। तो ये उसी चीज को और आगे बढ़ाने का काम करती है कि जो शिक्षा है वो हर बच्चे का अधिकार है। और फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात यहां पर करती है। फ्री, कंपल्सरी और एक्सेसिबल एजुकेशन की बात, पहुंच वाली शिक्षा की बात यहां पर करती है। हिंदी में भी लिख सकते हो, मुफ्त अनिवार्य और पहुंच वाली शिक्षा। भाई एक्सेसिबल का मतलब यही होता है। ठीक है। पहुंचनीय शिक्षा की यहां पर बात करती है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो भी कहता है भाई 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री शिक्षा का अधिकार है। और अगर डिसेबिलिटी वाला बच्चा है तो 6 से 18 साल तक के बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है। तो ये एनईपी 2020 उसी को ही सपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है। ये नहीं देखता कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, बच्चा किस कास्ट से है, बच्चा अमीर है, गरीब है, क्या जेंडर है, क्या फलाना है, क्या डिमका है, कुछ भी नहीं है। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और उसको वो अधिकार मिलना चाहिए है। यूनिवर्सलाइजेशन इसी बात को ही करता है। करीब करीब 2 करोड़ बच्चे यहाँ पर शिक्षा की मेन मुख्य धारा में कहीं ना कहीं आकर के अपनी शिक्षा को अचीव करने का काम करेंगे अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। ठीक है। इसके तहत जो पॉइंट है वो ध्यान में रखने का, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, सकल नामांकन अनुपात, सकल नामांकन अनुपात। ठीक है। ये जो है 2 चीजें हैं जो कि आपने ध्यान में रख लेनी है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, स्कूल एजुकेशन का, स्कूली शिक्षा का 100% का टारगेट रखा गया है 2030। यानी कि ये जो एनरोलमेंट रेशियो है वो 2030 तक का स्कूली शिक्षा में, स्कूल एजुकेशन में 100% का टारगेट रखा गया है। और अगर आपसे उच्च शिक्षा का पूछ ले, हायर एजुकेशन का पूछ ले, तो 50% का टारगेट रखा गया है और ये 2035 तक का रखा गया है। ठीक है। 5-5 से ध्यान में रख लेना। ठीक है। ये 100 है तो यहाँ पर 0, ये 5-5 है तो 2035, ऐसे 5 लिंक करते हुए याद कर लेना। तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो स्कूली शिक्षा का 100% का टारगेट रखा गया है और जो साल रहेगा वो 2030 रहेगा। और उच्च शिक्षा का, हायर एजुकेशन का रहेगा 50% का टारगेट रखा गया है 2035 तक का। ठीक है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ये आपका चेंज होकर के इसको, इसका जो नाम है वो बदल के रख दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है इस एनईपी 2020 के तहत। ठीक है। ध्यान देना। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन कमीशन, एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, एक एपेक्स बॉडी यहां पर बनाने की बात की गई है। ठीक है। एक शीर्ष निकाय यहां पर बनाने की बात की गई है, जो कि इसके जो हेड रहेंगे वो पीएम रहेंगे। ठीक है। इसको हेड करने का काम किसके द्वारा किया जाएगा?
पीएम के द्वारा, जो भी हमारे पीएम है, नरेंद्र मोदी इस टाइम पर हमारे पीएम है, तो इस जो बॉडी है इसको हेड करने का काम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। और ये नेशनल एजुकेशन कमीशन जो है एक तरीके से कंट्रोल बॉडी है, जो जो एजुकेशन है थ्रू आउट द इंडिया उसको रेगुलेट करने का काम इस कमीशन के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा एपेक्स बॉडी बनाने की बात की गई है इसके तहत। इसके अलावा इसमें जो टीचर्स है, जो शिक्षक है, उनका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स यहां पर कर दिया गया है। ओके, ध्यान देना। अब ये मत सोचना भाई जिसने 1 साल की बीएड कर रखी है, जिसने अलग से कर रखी है, वो सब यूजलेस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आगे कोई बच्चा 12th पास करता है तो फिर वो इसमें एडमिशन ले सकता है, और ये चीजें ऑलरेडी आपकी शुरू भी हो चुकी है। तो 4 साल का जो मिनिमम इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स आपका मिनिमम एजुकेशन हो चुका है, 2030 तक की जो सारी चीजें वो होने की बात की गई है। इसके अलावा मातृभाषा पर बात की गई है। भाई मदर टंग आप जो है 5वीं कक्षा तक बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाएंगे। जो भी उसकी रीजनल लैंग्वेज है उसके तहत ही आप उसको पढ़ाएंगे, आप उस पर थोप नहीं सकते हो भाषा को। और अगर जरूरत पड़ रही है तो आप इसको 8वीं कक्षा तक भी लेकर के जा सकते हो। ठीक है, 8वीं कक्षा तक भी आप उसको लेकर के जा सकते हो, बट 5वीं कक्षा तक तो आप मदर टंग में पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, बच्चे की जो भी लैंग्वेज है। आप उस पर थोप नहीं सकते कि नहीं तेरे को इंग्लिश में पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषावाद को बढ़ावा देता है एनईपी 2020। बहुभाषावाद क्या है भाई? लैंग्वेज मतलब एक लैंग्वेज, ठीक है, बाइलिंगुअल मतलब 2 लैंग्वेज, और जब मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हो रही है मतलब मल्टीपल लैंग्वेज को बढ़ावा देता है। ठीक है, ना सिर्फ इंडियन लैंग्वेज बल्कि फॉरेन लैंग्वेज को भी बढ़ावा देता है। और आपकी क्लासरूम में अगर कोई बच्चा बैठा हो सकता है, कोई बच्चा अलग लैंग्वेज का हो सकता है कोई बच्चा अलग लैंग्वेज का हो, तो आपके लिए वो डिस्टर्बिंग नहीं होना चाहिए, आपके लिए वो एक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, एक बाधा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके लिए वो एक एसेट है, एक रिसोर्स है। आप उसका इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और मल्टीलिंग्विज्म की बात करता है कि हर भाषा को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाए, बच्चे को जो है सारी भाषा यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी भाषा उसके सराउंडिंग में है वो उसको आनी चाहिए है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, इवन फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर भी बात करते हैं। हॉलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करते हैं एजुकेशन में। सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, जितनी भी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है हर का डेवलपमेंट होना चाहिए, हर बच्चे का हर डोमेन जो है यहाँ पर डेवलप होने चाहिए है। और मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या है कि कोई भी एक विषय पढ़ाते हुए आप दूसरे विषयों को किस तरीके से उसमें ऐड करते हुए पढ़ा रहे हो। जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो उसमें आप मैथ्स की नॉलेज कहीं ना कहीं इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, बायोलॉजी में आप कौन सा सब्जेक्ट यूज कर रहे हो, हिस्ट्री में आप कौन सा सब्जेक्ट अलग तरीके से यूज कर रहे हो। तो ये क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, इसकी बात इसके तहत की गई है। रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देता है, ठीक है, बल्कि किस पर बढ़ावा देता है? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बढ़ावा देता है। ठीक है, टॉपिक की समझ पर बढ़ावा देता है। ओके, समझना पड़ेगा आपको टॉपिक को, रटने पर फोकस नहीं करता है एनईपी 2020 की। बच्चे को जो है वो कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए है, जो आप बच्चे को पढ़ा रहे हो उसके दिमाग में जाए, आप वो सिर्फ रटे ना, वो सिर्फ तथ्यों को रटे ना। ठीक है, तथ्यों को समझने की बात यहाँ पर की गई है। करिकुलम में रिडक्शन की बात करी गई है। अभी आपने देखा होगा जो एनसीईआरटी की क्लासेस जो बुक्स है उनमें मतलब कटौती की गई है, कुछ कुछ चैप्टर्स को हटाया गया है, और यू कैन से इसको फ्लेक्सिबल बनाने की काम यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इसको फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला बनाने का काम यहाँ पर किया गया है। बच्चे के ऊपर बिल्कुल भी एक तरीके से बर्डन नहीं रखा गया है, और जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उसके अंदर भी कटौती की गई है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। ओके, अब इसमें कुछ पॉइंट्स और है। वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा को इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये जो वोकेशनल एजुकेशन है वो 6 क्लास से इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले जो हमने पॉलिसी ऑन एजुकेशन पढ़ा था 1986, उसमें हमने देखा था कि 11th-12th में हम वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रहे थे। इसमें 6ठी क्लास से ही बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन पढ़ाने की बात की गई है कि 6ठी कक्षा से बच्चों को स्किल के रिगार्डिंग, कोई भी व्यवसाय के रिगार्डिंग जो है वो कोर्स बच्चा यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, कोई भी रिजिड सेपरेशन नहीं रहेगा, ये एक मेन चीज है। हम जब यहाँ पर पढ़ेंगे ना, जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, जो एजुकेशन स्ट्रक्चर चेंज हुआ है आपका अभी एनईपी 2020 के अंदर, वो 5+3+3+4 का हुआ है। ठीक है, 5+3+3+4 का हुआ है, यानी कि 3 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चे की जो शिक्षा है उसको ऐसे चरणों में कैटेगराइज किया गया है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल से आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है बेसिकली कि इसमें बच्चा हायर क्लासेस में, जब बच्चा बड़ी क्लास में जाएगा ना, तो वो अपने विषयों का सिलेक्शन खुद कर सकता है। इसका क्या मतलब है? आपने देखा होगा, आप सबने यही पढ़ा होगा, अभी जो बच्चे पढ़ेंगे उनको ये फायदा मिलेगा, हमको नहीं मिला ये फायदा। जब हम 11th-12th में जाते हैं तो हमको अपना स्ट्रीम चूज
करना होता है। आर्ट वालों को अपना स्ट्रीम चूज करना पड़ता है, उनके अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉमर्स वाले के अलग सब्जेक्ट होते हैं, साइंस वाले अलग सब्जेक्ट होते हैं। अगर किसी बच्चे ने साइंस ले रखा और अगर उसका इंटरेस्ट आर्ट में है, उसका म्यूजिक में है, उसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, उसको बिजनेस स्टडीज यहाँ पर पढ़ना है, तो वो नहीं ले सकता था। ठीक है, वो अपने ही विषयों तक सीमित रहता था। अब ऐसा नहीं है, अब इसमें बच्चों के सामने विषय रख दिए जाएंगे, वो खुद से विषय चूज करके, खुद से अपने सब्जेक्ट चूज करके और अपना खुद का कोर्स बना सकता है इसके तहत। ठीक है, तो और डिटेल में इसको मैं करवाऊंगी, हालांकि मैंने एनसीएफ 2023 आपको करा रखा, उसमें डिटेल से ये सारी चीजें बता रखी है। तो आप चाहो तो आप उस वीडियो को देख करके जा सकते हो, एनसीएफ 2023 बाई टीचिंग गोल्स करके आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, तो ये हाइलाइट्स हैं एनईपी 2020 के, जो कि आपको अच्छे से समझ लेने हैं। इसके अलावा मैं नेक्स्ट क्लास में जो आपके साथ डिस्कस करूंगी वो स्ट्रक्चर के ऊपर बात करूंगी, आपके साथ लैंग्वेज के रिगार्डिंग भी बात करूंगी, जो असेसमेंट में रिफॉर्म की बात करी गई है उसके बारे में बात की जाएगी, 360 डिग्री वाले फॉर्मूले की बात की गई है, 5 पिलर्स है एनईपी के, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो 2 से 3 क्लासेस में आपको ये एनईपी कंप्लीट मैं यहाँ पर करा दूंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप इसको प्लीज लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर